नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज के दौरान द्वितीय संस्करण का समापन गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरस परिसर में हुआ और ऐसे में समापन परिसर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत किए। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह बेनीवाल भी समारोह में शामिल हुए और ये प्रतियोगिता सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में साहसी पर्यटन को बढ़ावा देना और पारंपरिक यात्रा मार्गों को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था, जिसके तहत 113 किलोमीटर लंबी इस कठिन सहन शक्ति प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को दुर्गम पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए विभिन्न चरणों में अपनी शारीरिक क्षमता, धैर्य और कौशल का प्रदर्शन करना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत 16 अप्रैल को बद्रीनाथ में आयोजित एक्सपो के साथ हुई। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ा है। पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड पर्यटक हमारे देश के अंदर आए हैं और अभी जो शीतकालीन यात्रा हमारी कल चूंकि अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई, तब तक शीतकाल चलता है। लगभग इस बार शीतकाल यात्रा में 2 लाख के लगभग लोगों ने शीतकाल में भी यहाँ धामों के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार आदि कैलाश क्षेत्र, जहाँ के बारे में अभी जनरल गुप्ता साहब मेरे से चर्चा हो रही थी, तो पहले के समय में 2023 से पहले उन क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की संख्या 200, 400, 500, 700 होती थी, 1000 भी नहीं पहुंचती थी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अक्टूबर माह 2023 में आदि कैलाश गए थे, जौलीकोंग गए, गुंजी गए और उसके बाद वहां जाने वालों की संख्या अब 40,000 से ज्यादा इस वर्ष जो है रिकॉर्ड की गई है। आने वाले सालों में और संख्या बढ़ने वाली है। इसी प्रकार चाहे हमारा सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, माणा गांव, और प्रधानमंत्री जी ने वहीं जाकर माणा गांव को पूरे देश के पहले गांव की संज्ञा दी और आज वहां जाने वालों की संख्या भी एक रिकॉर्ड बन चुकी है। यमकेश्वर स्थित वानप्रस्थ आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ कथा का श्रवण किया और इस दौरान आश्रम परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन से कार्यक्रम की गरिमा और अधिक बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के संजीव स्वरूप है, जो कि मानव जीवन को ज्ञान, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आध्यात्मिक आयोजन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। वहीं उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का रविवार यानी कि 19 अप्रैल से भव्य आगाज हो चुका है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले ही दिन दोनों धामों में 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर दर्शन किए, जिससे यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह साफ झलक रहा है। जिला सूचना अधिकारी के अनुसार यात्रा के पहले दिन गंगोत्री धाम में कुल 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जबकि यमुनोत्री धाम में 9,550 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसमें बाहरी राज्यों से आए यात्रियों के साथ साथ स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल रहे और यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्सव है। इससे पहले मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पर गांव में गंगोत्री धाम पहुंची, जबकि मां यमुना की डोली गांव में यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। पारंपरिक विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दोनों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं और जिसके बाद से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं।
देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शंखनाद हो चुका है। बाबा के भक्तों का लंबा इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली फूलों से सज कर धाम की ओर रवाना हो गई है। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं और हवा में भक्ति की महक है। अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने का मन बना रहे हैं तो बता दें आपको कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घड़ी जो है वो बेहद ही नजदीक आ चुकी है। बाबा के दरबार में रौनक बढ़ गई है। मंदिरों को भव्य रूप देने के लिए इस बार 51 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन फूलों की खेप को करीब 75 खच्चरों की मदद से गौरीकुंड से धाम तक पहुंचाया गया है। मंदिर की सजावट के लिए ये विशेष फूलें दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मंगवाई गई है। धाम पहुंचते भक्तों ने केवल दर्शन का इंतजार कर रहे हैं बल्कि मंदिर को सजाने के कार्य में भी कर सेवा के हाथ भी लगातार बटा रहे हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा के दरबार को अपने हाथों से सजाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रशासन ने पैदल मार्ग, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर दिया है ताकि यात्रियों को कोई भी असुविधा न हो। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य लगभग 80% पूरा कर लिया गया है। कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, DDMA, गुप्त काशी लोक निर्माण विभाग और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम दिन रात काम में जुटी हुई है। आगामी 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और इससे पहले यात्रा मार्ग को पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए बर्फ हटाने, मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। पैदल मार्ग पर कई जगहों पर भारी बर्फ जमा हुई है और जिसे हटाने के कार्य अब लगभग अंतिम चरण में है। अधिशासित अभियंता राजविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग अब आवाजाही के लिए काफी हद तक तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ को हटाया जा चुका है और इन इलाकों में विशेष सावधानी बरती जा रही है क्योंकि ये ग्लेशियर जो है खिसकने और ऊपर से बर्फ गिरने का खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर अक्सर अलग अलग वजहों से चर्चाओं में रहता है। कभी कोई जूता पहनकर मंदिर तक पहुंच जाता है तो कभी कोई कुछ ऐसा करता है जिसका वीडियो वायरल हो जाता है और अब मंदिर का कामकाज देखने वाली कमेटी ने फैसला किया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि मोबाइल फोन लेकर केदारनाथ जाने वाले लोग अब ना तो कोई फोटो खींच पाएंगे और ना ही रील या फिर स्नैप बना पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये फैसला केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे और इससे पहले पैदल यात्रा जारी है और गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हो चुकी है। यही यात्री जब केदारनाथ धाम पहुंचती है तभी कपाट खोले जाते हैं और श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं और इस बात केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे और 11 नवंबर तक दर्शन जारी रहेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य ने कहा है कि केदारनाथ मंदिर परिषद के अंदर अब मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और यह फैसला धाम की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मंदिर परिषद में मोबाइल ले जाना, फोटो खींचना या फिर वीडियो बनाना और रील बनाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई भी श्रद्धालु ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस साल जनवरी में भी मंदिर समिति ने इसी तरह का फैसला लिया था और कहा था कि मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कहा गया था कि श्रद्धालुओं के मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुरू होते ही पूरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक और जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है वहीं सुरक्षा को देखते हुए भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन है। वहीं दूसरी ओर मंदिर में कपाट खुलने की तैयारी अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और इसी बार यात्रा के दौरान यमुनोत्री मार्ग पर हुई 2 श्रद्धालुओं की मौत की घटना ने प्रशासन को सतर्कता और भी बढ़ा दी है। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव जो है बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल को कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इसे देखते हुए चमोली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा की प्लान लागू कर दी है और सभी प्रवेश मार्ग, प्रमुख स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आतंकवादी निरोधक दस्ता यानी कि ATS को भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। पूरे क्षेत्र में CCTV कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है और नियमित चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो।
वहीं दिनेशपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने नगर पंचायत कार्यालय के पीछे एक घर में छापेमारी की और इस कार्रवाई में जो सामान आया उसने सभी को चौंका दिया। टीम ने मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाओं का जखीरा, दवा बनाने के उपकरण और कथित आयुर्वेदिक शुगर कंट्रोल के नाम पर तैनात किए गए चूर्ण के डब्बे बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी स्वरूप सिंह लोगों को गुमराह करके आयुर्वेदिक दवा के नाम पर खतरनाक मिश्रण बेच रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन दवाओं में अंग्रेजी दवाओं को पीस कर मिला रहा था और जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, मौके से हिरण के सींग भी बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल भस्म बनाकर दवा तैयार करने में किया जा रहा था। वन विभाग भी हरकत में आ गया और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रशासन बरामद दवाओं की जांच में जुटा हुआ है, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नकली दवाओं का ये गोरख धंधा कितना खतरनाक और गहराई से फैला हुआ है। जिलाधिकारी महोदय और एसडीओ सर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं शुगर कंट्रोल की, जिसमें कि उनके द्वारा एलोपैथिक दवाएं मिलाई जा रही हैं। तो इस जांच हेतु आज इसमें जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ जब इनके गोदामों को और इनके घरों को चेक किया गया तो इसमें बहुत भारी मात्रा में हम लोगों को एलोपैथिक दवाएं मिली। इसके अतिरिक्त काफी साक्ष्य इस बात के भी मिले हैं कि इनके द्वारा ये दवाएं देश विदेश में भेजी जाती हैं। कि 1200-1400 में एक पैकेट देते हैं जो शुगर की दवा है उसको आयुर्वेदिक बताकर, और जबकि उसमें वो जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं जो शुगर नियंत्रण की, विटामिन डी उसको ही मिलाते हैं। तो लोगों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जो लोग आयुर्वेद समझ के शुगर की दवा ले रहे होंगे वो कहीं ना कहीं वो एलोपैथिक दवाएं उनकी शुगर को कम या बहुत ज्यादा कम कर सकती है, जिसके कारण उनकी जान की भी बात आ सकती है। तो इस क्रम में यहाँ पर जो हमारा ड्रग अधिनियम है और जो हमारे अन्य इसमें अधिनियम लागू हो रहे हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया है। रंजय साहब मौके पर आए हैं। कुछ इसमें हिरन की सींग बरामद हुई है जिससे ये निमोनिया की दवा बनाते हैं। तो इस तरीके से ये लोगों को कुछ बताकर इस तरीके से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसमें अभी मुकदमा इसमें विभिन्न विभागों की तरफ से दर्ज करना चाह रहा है। देखिए, मौके पे हमको एक सप्लायर मिले हैं और एक अन्य व्यक्ति है, और जिनके द्वारा ये सभी जगह अपने QR कोड इनके पास है जिसपे पेमेंट लेते हैं। इसके बाद ये दवा को कोरियर करके आगे लोगों को भेजते हैं जगह जगह। तो ये पूरी क्या चेन है, इस पे सारी कार्रवाई अभी जांच पड़ताल चल रही है, काउंट किया जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर हमको एलोपैथिक दवाएं मिली है शुगर की, और बहुत बड़ी मात्रा में भस्म और या पूरा गोदाम देख सकते हैं, मशीनें जगह जगह लगी हुई, 4 गोदाम है इनके। काफी बड़ी संख्या में इनके द्वारा ये कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कोई भी दवा वो लोग ले रहे हो, अगर उसको ये क्वांटिटी नहीं लिखी है, क्या दवा है क्या दवा नहीं है, उसको जानने के बाद ही। मसूरी में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गणेश जोशी पर जमकर हमला बोला है और साथ ही शहर की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री द्वारा उन्हें जेल भेजने जैसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की दबाव की राजनीति से डरने वाले नहीं हैं। अनुज गुप्ता ने कहा है कि हम मसूरी की आवाज हैं। शहर में जिस तरह से अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 बार जेल क्यों न जाना पड़े। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वसूली मंत्री के रूप में वो जाने जा रहे हैं। उनका दावा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण वसूली का अड्डा बन चुका है और शहर विकास के बजाय अव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रेस के माध्यम से मुझे पता लगा था कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं मसूरी के और जो मसूरी से विधायक भी हैं, उनके द्वारा किया गया था कि मैं अनुज गुप्ता को जेल भेजने का कार्य करूंगा। तो मैं आज खुले तौर पर उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे को धमकी देना बंद करें। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे 10 बार जेल भेज दें, लेकिन मैं मसूरी की जो आवाज है, जो मसूरी की अव्यवस्था है और मसूरी का जो 10 साल आपने लूटने का 15 साल से आप कार्य कर रहे हैं, आप मसूरी मंत्री के नाम से जाने। वहीं सितारगंज में आंगनबाड़ी वर्करों का कार्य बहिष्कार का सोमवार को 19वां दिन रहा और वो अपने विभाग के ऑफिस के बाहर कृषि अनाज मंडी के
तपती धूप में पेड़ का सहारा लेकर धरने पर बैठी। सोमवार को आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने धरने को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार की उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग के आंगनबाड़ी वर्कर कार्य करती हैं, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की अनदेखी कर रही है। ब्लॉक अध्यक्ष रेखा राणी ने बताया कि मानदेय बढ़ाने को लेकर हमारा धरना चल रहा है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को यही मंगलवार को हमारा संगठन द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता होनी है। अगर मानदेय को लेकर वार्ता सफल रही तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा हमें जनगणना का काम भी दिया गया है, लेकिन अभी हम कर बहिष्कार कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती बहिष्कार जारी रहेगा। आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार द्वारा 9,300 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 100 रुपए जो है वो काट दिए जाते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद से उनको एक भी रुपए नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1600 और मानदेय बढ़ाने का आदेश भी दिया है, लेकिन वो रुपए भी नहीं बढ़े हैं। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा है कि 100 रुपए प्रति माह काटे जाते हैं। प्रदेश में 35,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर हैं। जो पैसे आंगनबाड़ी वर्करों को जमा होता है वो पैसे रिटायरमेंट पर दिए जाने चाहिए। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा है कि अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ा तो बहिष्कार जारी रहेगा। आज हम लोग को 19 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए और अभी तक कोई हमारे यहाँ सूद लेने नहीं आया है। कोई भी विभाग से कोई भी कर्मचारी हमारी सूद लेने के लिए नहीं आए हैं और काम सारा हम ही लोग द्वारा ही होता है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, सारे विभागों को काम हम ही लोग करके देते हैं, लेकिन हम लोग आज 19 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी गर्मी हो रही है, परिवार छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, कोई हमारी सूद लेने आ जाए, हमसे कोई पूछने आ जाए। और जो हमारी मांगे हैं, मेन हमारी मांग है कि जो हमारा मानदेय है वो न्यूनतम 24,000 तो किया ही जाए, क्योंकि इतनी महंगाई के समय में हमसे सारे काम लिए जाते हैं ये लोग, सारे विभागों के काम। अब भी हम धरने बैठे हैं, फिर भी हम लोग को जनगणना का काम दे दिया गया है। बुला करके नगर पालिका से जनगणना का काम दिया जा रहा है और बीएलओ का काम हम कर ही रहे हैं और इधर आंगनबाड़ी का भी काम हमारा होता है, कितना ढेर सारा, बहुत सारा पोस्टर ट्रेकर का भी होता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। उसके बावजूद भी हमारा मानदेय जो है वो कुछ भी नहीं है। 9,000 रुपए में कौन अपना परिवार चला लेगा और पूरा 24 घंटा हमारा बंधा हुआ है 9,000 रुपए में। हम लोगों के यहाँ कम से कम आज 19 दिन हो गए धरना में बैठे हुए। सरकार ने अभी तक कोई हमारी सुध नहीं ली है कि हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग देहरादून गए थे परसों। वैसे तो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी जी हैं और हमारी जिला अध्यक्ष जो चंद्रा जी हैं वो वहीं धरने पे वहीं पर हैं। और परसों हमारी निर्देशालय में जो अपना खुद का ऑफिस है वहाँ हमारी बैठक हुई, सुना भी उन्होंने डायरेक्टर साहब जी ने। तो उन्होंने ये हमें कहा कि आप लोग अपने काम पे लौट जाइए और आपकी मानदेय बढ़ाने के लिए हम सरकार से गुहार करेंगे। मगर हमारा सबका वहाँ पर हल्ला हो गया कि हमें जब तक मानदेय हमारा लिखित रूप में नहीं होगा तब तक हम इस धरने से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार कब से हमें झूठी इन मीठी मीठी बातों में बहुत बहला लिया और फुसला लिया। कार्य बहिष्कार पे है ना आप? इस बार हम कार्य बहिष्कार, बीएलओ का काम पूरी तरह ठप है, का काम पूरा और पोस्टर ट्रेकर पूरा का पूरा। वहीं मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। रेहड़ी पटरी जन कल्याण समिति ने नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। यदि 25 अप्रैल तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे। मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के महासचिव संजय टमटा ने कहा है कि अध्यक्ष रामकिशन राही ने बताया है कि समिति के सदस्य पिछले 12 दिनों से शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही नगर पालिका उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब पटरी व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा है। पिछले कई महीनों से यहाँ पर रेहड़ी पटरी के जो गरीब लोग हैं मसूरी में, वो माल रोड पर बैठते थे। उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के नगर पालिका ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उनके साथ छल कपट करके उनको बोला कि हम आपके लिए अलग से वेंडर जोन बना रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दिया। तो पिछले 9 महीने का ये प्रकरण चल रहा है जो धरना प्रदर्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि इनको पहले वेंडर जोन बना के देना था, एक अस्थायी वेंडर जोन, उसके बाद इन लोगों की व्यवस्था करनी थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करके इनको यहाँ से हटा दिया बिना किसी उसके ही। अब ये मामला ऐसा हो गया कि माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में चला गया पूरा प्रकरण। जब इनको लगा कि भाई बार बार बोलने से ये लोग हमें सड़क पे नहीं बैठने देंगे, तो माननीय न्यायालय में चला गया। माननीय न्यायालय ने इनको 4 हफ्ते का एक समय दिया पालिका अध्यक्ष को, जो यहाँ की जो शासन प्रशासन है। इन लोगों ने कि न्यायपालिका में हमने कोई अगर जवाब अगर हाईकोर्ट को देना तो ना आनंद फानन में जो एमडीडी की जो पार्किंग है, जो नगर पालिका की पार्किंग है, एमडीडी की पार्किंग नहीं है,
उन्होंने वहां पर उनके साथ सेटलमेंट किया। इनके जो हाथ रिक्शा उन्मूलन के जो जिन्हें पहले से वहां पर बैठाया गया है, पार्किंग दी जाती थी पिछले कई वर्षों से, उनके साथ एक सेटलमेंट करके शोभन पवार जी ने ये बोल के कि भाई ठीक है कि वहां से गाड़ी हटा दो, वहां पर आप रेडी पटरी वालों को वहां पर बैठा दो, वेंडर जोन बना दो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको भी संज्ञान में होगा कि हम पिछले 9 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अध्यक्षा जी ने कहा था कि हम आपको जो है 1 महीने 4 दिन में, या वो वादे पे वादा करते रहे कि हम आपको वेंडर जोन बना के दे रहे हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो वेंडर उस पे बैठते थे, मार रोड पे बैठते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी के बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है, किसी के घर में सारी परेशानी चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेंडर, हमने अध्यक्ष जी को बोला था, अध्यक्ष जी आप ऐसे करें, जब आपका वेंडर जोन बनेगा तो हम वेंडर जोन पे चले जाएंगे, तब तक जो है यथावत जो है इनको मार रोड पे बिठाया जाए। ऐसी कौन सी आग लग रही थी कि इनको पहले तो इनकी समस्या, इनका तो कहीं पे वो किया ही नहीं और इनको सीधा हटा दिया गरीब लोगों को। आज जो है 9 महीने से ये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इनकी समस्या को कभी क्या अध्यक्ष जी ने सुना? आज उन्होंने जो वहां पे पटक दिया, उनको लंडोर में पटक दिया, और वहां पे भी जो है स्टे आ गया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे उनके, वो भी वहां पे परेशान है। पिछले फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।